जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मोबाइल की तरह बिजली के मीटर को करवाना होगा रिचार्ज। सरकार ने जारी की गाइडलाइन, बदलेंगे जिले के 3.5 लाख मीटर। फिर सामने आई निजी स्कूल संचालकों की मनमानी, परिजनों ने अधिकारियों को बताई परेशानी, एफआईआर की दी चेतावनी। जिला कांग्रेस कमेटी ने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को जारी किया नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। लांजी तहसील के 9 गांव के ग्रामीणों ने बिजली वितरण कंपनी पर लगाया गंभीर आरोप। वन विभाग ने की कार्रवाई, 20 हेक्टेयर भूमि से हटाया अतिक्रमण, आगामी दिनों में जारी रहेगी कार्रवाई। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बालाघाट बैहर रोड पर स्थित गांगुलपारा जलाशय के निकट बसे गांगुलपारा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को दक्षिण वन मंडल सामान्य कार्यालय पहुंचकर सड़क बनाने की मांग की। वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने इस बार चेतावनी दी कि यदि सड़क नहीं बनाई गई तो उनके द्वारा आगामी दिनों में बांस कटाई का कार्य का विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 200 लोगों का परिवार इस गांव में निवास करता है और रोजाना किसी न किसी काम के लिए मुख्य मार्ग और जिला मुख्यालय तक आना होता है, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण बारिश के 4 महीने उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार उनका वनग्राम गांगुलपारा जलाशय पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ गाँव के लगभग 200 परिवार निवास करते हैं। गांव तक पहुंच मार्ग न होने के चलते ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई गर्भवती महिला या वन्य प्राणी के हमले में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हो तो सड़क न होने के चलते वहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते ग्रामीण चादर और बांस का सहारा लेते हैं और उन्हें उपचार के लिए बालाघाट लाते हैं। वहीं गांव में सिर्फ 5वीं तक स्कूल है। 5वीं के बाद बच्चों को पीपरटोला या टिकारी स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, जहां बच्चे नदी नाला जंगल आदि पार कर स्कूल जाते हैं। वहीं बरसात के दिनों में जल भराव होने पर गांव के लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। वहीं बच्चे तक गांव के बाहर नहीं निकल पाते हैं। गांगुलपारा को लेकर के आने का कारण ये है कि वहाँ पे पिछले 3 पीढ़ियों से वहाँ पे 150 से 200 लोग परिवार वहाँ पे निवास कर रहे हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क की समस्या है। मुख्य मार्ग गांगुलपारा तालाब से लेकर के गांगुलपारा बस्ती तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि यदि ऐन समय पे यदि वहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी को दर्दनाक पीड़ा हो जाए या किसी जानवर के द्वारा हमला किया जाए, उसे मुख्य मार्ग तक हॉस्पिटल तक लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा किसी भी प्रकार से नहीं हो पाती। रास्ते में ही वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। वहाँ पे सबसे जो छोटे छोटे जो इसको बच्चे हैं 5वीं तक के वहाँ पे शिक्षा हो पाती है स्कूल में, लेकिन उसके आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको टेकाड़ी पीपरटोला की तरफ आना पड़ता है। लेकिन उस मार्ग तक आने के लिए उनको नदी नाले को क्रॉस करके आना पड़ता है। कभी कभी समस्या ये हो जाती है कि नदी नाले उफान में रहते हैं, तो उसको क्रॉस करके वो 4-4 महीने 5-5 महीने स्कूल साला नहीं जा पाते। ऐसी विकराल समस्या के कारण आज हम वनमंडल अधिकारी बालाघाट को इस ज्ञापन को लेकर के आए थे कि मनरेगा और 20% तेंदुपत्ता के तहत उस आरएफ के जंगल से सड़क मार्ग बनाया जाए, ताकि ग्रामीण जनों की जो समस्या है, रोड की जो समस्या है, उस समस्या का निराकरण हो सके। इस कारण हम लोग आए हुए। दक्षिण वन मंडल सामान्य के डीएफओ ब्रजेश कुमार वरकड़े ने बताया कि ग्रामीणों ने वन मार्ग बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यदि फॉरेस्ट रूट में पहले से ही रोड का उल्लेख किया गया होगा तो सड़क बना दी जाएगी, लेकिन शर्त है कि वन अभिलेख में सड़क होनी चाहिए। यदि अभिलेख में सड़क नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लिखा गांगुलपारा ग्राम लिखा हुआ है। अभी इस पे जो आवेदन आज मिला है मुझे, मैं इसमें जांच करा लूँगा और जांच कराने के बाद जो भी उस पर मेरे से जो सहयोग हो सकता है वो मैं इस पे निराकरण करने की कोशिश करूँगा।
इस पे तो हम लोगों का एक ही है कि वन मार्ग के नाम से अगर वो रोड हमारे अभिलेखों में लिखा हुआ है तो उस पर हम लोग NOC दे सकते हैं। वन मार्ग नहीं होगा तो फिर वो है कि फिर ये इसको 1980 जो है वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि अगर कहीं उस पर लागू होता है तो 1980 के अंतर्गत जो है ना राजस्व विभाग में जो भी कार्य एजेंसी होगी वो उस पर अपना आवेदन लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने पर लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद 25 अगस्त को जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान खाद की किल्लत का मुद्दा मुख्य चर्चा का विषय बना रहा। जिला पंचायत के पदाधिकारी सदस्यों के द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के भीतर खाद की किल्लत की वजह से किसानों को हो रही परेशानी की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद मंगवाने की मांग की। इस बात पर सदस्यों द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम सहित अन्य सदस्यों द्वारा ट्यूबवेल खनन को लेकर नाराजगी जताई गई। श्रीमती नेताम का कहना है कि जिले में 10 ब्लॉक हैं और ट्यूबवेल खनन के लिए जिले में सिर्फ 6 का लक्ष्य मिला है और इसकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाना बताया जा रहा है। जिले के किसानों तक इसकी जानकारी समय पर पहुंचे, इसकी ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों को ध्यान दिए जाने की बात कही। बैठक में इसके अलावा मनरेगा, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। लालबर्रा नगर में लालबर्रा सिवनी मार्ग पर स्थित सदगुरु ऑटो पार्ट्स में 25 अगस्त को दिन दहाड़े 2 लोगों ने घुसकर दुकान संचालक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव मुरेश्वर गिरी ग्राम पंचायत टेक्निकला निवासी है, जो ग्राम पंचायत मानपुर में विगत 3 वर्षों से पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। 25 अगस्त को वे प्रतिदिन की तरह पंचायत भवन में बैठकर पंचायत के कार्य कर रहे थे। तभी गांव का 29 वर्षीय अरुण कुमार पिता रेवा प्रसाद सिवंशी आया और पैसों की मांग करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर सचिव मुरेश्वर गिरी के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। मेरे साथ में ये हुआ कि एक लेडीज एक जेंट्स थे, दोनों थे। वो मेरी दुकान में अचानक आए, गाड़ी रोके और मुझे मारने की धमकी और चाकू वाकू निकाल के मारने लगे, और जिससे मेरे मकान मालिक और मेरे बाजू वालों ने उनसे थोड़ा मुझे बीच बचाव किया। कौन है, पहचान था? वो पहचान के दूर के रिश्तेदारी लगते थे। वो आपकी पुरानी रंजिश के चक्कर में मुझे मारने आए थे और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया है और बोला है कि अब तू तो यहाँ से निकल। उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किए उन्होंने मेरे साथ घर पर, और लेडीज़ के साथ जिसने मुझे मारा और साथ में जान से मारने की धमकी। दूर भाग के अपनी जान बचाया जैसे तैसे, और फिर उसके प्रयास से मेरे पड़ोसी मेरे मकान मालिक दोनों ने आया कि मेरी जान बचाए। तो जब उनका विरोध किया तो फिर वो गाड़ी से भाग ली। फिर मैंने पुलिस कार्रवाई किया और अब उसकी कार्रवाई हो गई। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव में एक युवक 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। बिरसा पुलिस ने फरार युवक हेमा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम देवगांव में यह नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। 23 अगस्त को 3 बजे करीब में लड़की अपने गांव के हेमा नाम के लड़के के घर के पीछे भट्टावाड़ी में गाय चराने गई थी। तभी हेमा ने इस लड़की को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की के चिल्लाने पर हेमा फरार हो गया। लड़की ने इस घटना के संबंध में घर आकर परिवार वालों को बताया। 24 अगस्त को यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट दर्ज करने बिरसा पुलिस थाना पहुंची। लालबर्रा थाना के अंतर्गत सिवनी रोड पर स्थित ग्राम नेवर गांव के पास मोटरसाइकिल विद्युत पोल से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायल पति पत्नी प्रताप वनवासी 25 40 वर्ष और जीरनबाई 35 वर्ष दोनों ग्राम धारावासी थाना लालबर्रा निवासी को लालबर्रा के शासकीय अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। 25 अगस्त को 11 बजे प्रताप पंचेश्वर अपनी पत्नी जीरनबाई पंचेश्वर के साथ कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मोटरसाइकिल में अपने ग्राम धारावासी से लालबर्रा वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे थे। लालबर्रा सिवनी रोड पर स्थित नेवर गांव के पास मोटरसाइकिल के सामने अचानक 2 स्कूली बच्चे आ जाने से मोटरसाइकिल प्रताप पंचेश्वर से अनियंत्रित होकर रोड किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। मोटरसाइकिल विद्युत पोल से टकराने पर मोटरसाइकिल में सवार प्रताप पंचेश्वर और उनकी पत्नी जीरनबाई पंचेश्वर घायल हो गए। बिरसा थाने के साले टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर्रा नाला तालाब में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक सुनेर सिंह पिता भगेल सिंह मैरावी 65 वर्ष ग्राम शेरपार निवासी है, जिनका शव तालाब से बरामद कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील सिंह 24 अगस्त को भैंस चराने के लिए तालाब किनारे ले गया था। भैंस तालाब किनारे चरते हुए हर्रा नाला तालाब की तरफ चली गई। सुनील सिंह भैंस को तालाब से निकालने के लिए जैसे ही तालाब में उतरा वह गहरे पानी में चला गया, जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद जहां अपनी सगी बहन को हवस का शिकार बनाया और बहन के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के बाद एक बच्चा पैदा होने पर बहन को छोड़कर 18 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भी भगाकर ले गया और अपने हवस का शिकार बना लिया। ऐसे गंदे अपराध में लिप्त इस व्यक्ति को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति अरुण पिता लेखीराम सोनवा ने 31 वर्ष ग्राम सुसवा थाना किरणापुर निवासी है, जिसे 26 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुण सोनवाने भवन निर्माण में मिस्त्री का काम करता है। 10 वर्ष पहले अरुण सोनवाने ने ग्राम बिरसोला की एक लड़की से शादी की थी, जिससे उसकी एक लड़की है। बताया गया है कि 7-8 वर्ष पहले अरुण सोनवाने ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जिसके बाद अरुण सोनवाने ने 24 वर्षीय अपनी सगी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब परिजनों को अरुण सोनवाने के द्वारा बहन के साथ किए गए कृत्य के बारे में मालूम हुआ, तब अरुण सोनवाने अपनी सगी बहन को पत्नी बनाकर रखने के तैयार हो गया था और दोनों भाई बहन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इसका मतलब भी आप भली भांति जानते होंगे। वर्षों पुरानी इस कहावत पर वन विभाग चलता नजर आ रहा है, जिसने काफी वर्षों बाद बिरसा दमोह के बीट धूपगढ़ के कक्ष क्रमांक 1706 ग्राम बोरी में ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की 20 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाकर वहां बांस के पौधों का रोपण किया गया। आपको बताएं कि पिछले कई वर्षों से ग्राम बोरी से लगे वन भूमि पर कुछ ग्रामीणों ने अपना कब्जा कर रखा था, जहां वे मकान का निर्माण कर खेती करने का काम करते थे, जिसकी शिकायत अन्य ग्रामीणों के द्वारा कई बार की गई थी। वहीं ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 2-3 बार वन मंडल अधिकारी का घेराव भी किया था, जिसको लेकर विभाग की छवि धूमिल हो रही थी। जिसे देखते हुए वन विभाग ने उक्त कार्रवाई को अंजाम देकर 20 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, जबकि अन्य जगह वन विभाग की भूमि पर किए गए कब्जे पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है। बिरसा वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम गोस्वामी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर 20 हेक्टेयर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है, जहां विभाग के द्वारा बांस के पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है उस जगह पर पूर्व से ही बांस के पौधे लगाने का प्रस्ताव लंबित था, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई। अन्य अतिक्रमण को हटाने के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कई जगहों पर लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी जांच चल रही है, उसे भी जल्द हटाया जाएगा। वर्तमान समय में बारिश का मौसम है, जिसके चलते मानवता के आधार पर वन विभाग की जमीन पर बनाए गए मकान और किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बीते दिनों सब इंस्पेक्टर से कार्यवाहक इंस्पेक्टर बने विकास यादव को कोतवाली का प्रभार सौंप दिया है। आगामी आदेश तक विकास यादव कोतवाली टीआई के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आपको बता दें कि यह दरअसल पूरा फेरबदल 23 अगस्त को कोतवाली थाना परिसर से वार्ड नंबर 24 के चोरी की घटना को अंजाम देने वाला काला टीआई नामक व्यक्ति के फरार होने के बाद यह घटनाक्रम और पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोतवाली के प्रभारी टीआई मनसाराम रोमड़े सहित 3 कार्यवाहक एएसआई और 3 आरक्षकों के निलंबन के बाद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 24 अगस्त को इस मामले पर लापरवाही बरतने के आरोप में टीआई मनसाराम रोमड़े सहित अन्य को निलंबित कर लाइन हाजिर भी कर दिया, जिसके बाद से कोतवाली टीआई का पद रिक्त हो गया था। गोंगले मंडी के ओपन कैंप में रखी धान बारिश में भीगने की वजह से खराब हो गई। हालात कुछ ऐसे हैं कि धान से दुर्गंध आ रही, तो वहीं धान के बोरों में धान अंकुरित भी हो गई। ऐसे में मंडी परिसर के ओपन कैंप में रखी खराब धान को राइस मिलर्स ने मिलिंग करने से मना कर दिया। राइस मिलर्स के अनुसार उन्हें गोदाम प्रबंधक के द्वारा खराब धान मिलिंग करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने खराब धान को लेने से मना कर दिया है और वहां इसकी मिलिंग नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर मिलर्स का कहना है कि ओपन कैंप में धान न देते हुए बंद कैंप में रखी हुई अच्छी धान दी जाए, जो बारिश के पानी से सुरक्षित है और मिलिंग के लायक भी है। मिलर्स ने कहा कि हमने शासन प्रशासन के द्वारा हमें दिए गए आश्वासन व मिलिंग चार्ज बढ़ाने के बाद हमने धान उठाने का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन विपणन अधिकारी और गोदाम प्रभारी के आपसी तालमेल नहीं होने के कारण मिलर्स को परेशानी हो रही है।
वहीं मिलर्स ने गोदाम प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा हमें पहले खराब हुई ओपन कैप की रखी हुई धान को उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पहले ओपन कैप में रखी हुई धान उठाए, उसके बाद बंद कैप में रखी हुई धान को आपको दिया जाएगा। देखिए, हम लोग शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और हमारे मंत्री जी द्वारा आश्वासन देने के बाद में मिलिंग चार्ज बढ़ाने के बाद में हम लोगों ने मिलिंग कार्य प्रारंभ किया और उसके बाद में हम लोग धान उठा रहे हैं। धान उठाने का काम चालू भी, बारिश है उस कारण थोड़ी गति धीमी है और ऑनलाइन का काम है इस कारण गति और धीमी हो गई है। पहले ऑफलाइन होता था तो गति उतनी बढ़ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम काम करने के इच्छुक हो रहे हैं, काम करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे आपसी तालमेल जिला उपखंड अधिकारी और गोदाम प्रभारी विजेंद्र ठाकुर जी द्वारा आपसी तालमेल न होने के कारण मिलर्स को परेशानी हो रही है। आज 16 अगस्त के पहले यानी सवा महीना हो गया, एक आरओ कटा है 433 कुंटल का, लगभग 40 दिन हो गए। उस आरओ को उठाने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे 40 बार आ चुका हूँ और उसको उठाने के लिए हम बोल रहे हैं ओपन केप में खराब धान, सड़ी धान रखी हुई है। अभी आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे, स्वयं देखेंगे क्या उससे चावल निकल सकता है क्या। तो वो गोदाम प्रभारी ये बोलते हैं कि 200 रुपये तुमको काय का मिलिंग का दे रहे। अरे भैया, अच्छी धान की मिलिंग का दे रहे हो कि सड़ी धान से हम कहाँ से चावल निकालेंगे। अपग्रेड चार्ज बढ़ाया गया हमारा, वो भी नियमित समय के लिए बढ़ाया गया है, अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया है ताकि आप जल्दी मिलिंग कर सको। इनको ऐसा सड़ी धान देने के लिए हमको जबरन दबाव बनाया जा रहा है। अच्छी धान तो हम चावल देने तैयार है। देखिए सर, इसमें 10% से 15% डिस्कलर और डैमेज धान हो गई है और नमी के कारण में एकदम बफाट मार गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के हिसाब से हमको 3% डिस्कलर और 3% डैमेज का चावल देना है और जब 10% का निकलेगा तो उसको हम सुधारेंगे कैसे। बालाघाट की अधिकतर मिलें नॉन सॉर्टेक्स मशीनें हैं, तो अभी तक जब तक सॉर्टेक्स नहीं लगते तब तक तो उसको अच्छा चावल बन नहीं सकता और एग्रीमेंट के हिसाब से समय सीमा पे हमको काम करना ज़रूरी है। यहाँ पर अच्छी धान भी पड़ी, लेकिन इनका दबाव हम पे यही बनाया जा रहा है कि आप ख़राब को पहले ले जाइए, ख़राब जब बचेगी नहीं तब फिर आपको हम नई धान देंगे। क्या कारण जो आपको खराब देने के लिए पहले बोला जा रहा है? ये पहले ही सड़ा दिए और अपनी गलती का खामियाजा मिलर पे ठोप रहे हैं। जब साफ़ सफाई से रखना था, ढंग से रखना, उस समय ध्यान दिए नहीं। आज जब धान सड़ने की नौबत आ गई तो कह रहे मिल वाला लेके जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि जो धान अच्छी है हमको आप अच्छी धान दीजिए। आप इंश्योरेंस कराते हैं, आपका माल जो खराब हो रहा है आप इंश्योरेंस क्लेम करके उसको टेंडर में बेचिए, जैसे छत्तीसगढ़ और यूपी में बिकता है। आप क्यों हमको जबरदस्ती दे रहे हैं? इस पूरे मामले में कलेक्टर दीपक आर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गोदाम प्रभारी ने भी पिछले 2 दिनों से अपना मोबाइल बंद रखा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिम्मेदार अब इस पूरे मामले से अपने आप को बचा रहे हैं और वे मीडिया के सामने खुलकर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। 2 वर्ष बाद बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल की तर्ज पर अपने घरों में कृषि पंप और औद्योगिक संस्थान में लगे बिजली के मीटर अपने बजट के अनुसार रिचार्ज कराने पड़ेंगे, जिसके आधार पर ही तय होगा कि बिजली का उपयोग किस तरह से करना है। यदि समय से पहले रिचार्ज समाप्त हुआ तो मोबाइल की तरह चंद रोज के लिए टॉप अप लेने की व्यवस्था भी रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू उद्योग और कृषि पंप पर लगे मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए समय सीमा तय कर दी गई। गाइडलाइन के अनुसार वर्ष 2023 तक घरेलू मीटर बदल दिए जाएंगे। वर्ष 2025 तक औद्योगिक और कृषि पंप के मीटर बदले जाएंगे। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बालाघाट संभाग के कार्यपालन यंत्री लक्ष्मण सिंह उइके ने बताया कि सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसका आदेश मिलना भी बाकी है। बालाघाट संभाग के अंतर्गत बालाघाट शहर में 28,000 और कुल 1,16,000 मीटर बदले जाने हैं। बिजली वितरण कंपनी के अनुसार जिले के 2 अन्य संभाग वारासिवनी और बैहर में लगभग 2.5 लाख मीटर बदले जाएंगे। इस तरह जिले के भीतर कुल 3,50,000 मीटर के बदलने का काम होगा। जानकारी के अनुसार प्रीपेड मीटर लगाए जाने से बिजली वितरण कंपनी को फायदा ही फायदा होगा। कंपनी को मेन पावर की ज़रूरत कम होगी, ना कनेक्शन काटने की मशक्कत करनी पड़ेगी और ना ही कनेक्शन जोड़ने की परेशानी होगी। मीटर रीडिंग और बिल बांटने से भी मुक्ति मिल जाएगी, जिससे कागज की बचत भी होगी। अग्रिम बिल की राशि करोड़ों रुपए प्राप्त होगी, उसका ब्याज लाखों में मिल जाएगा। कम इन पावर और बिजली बिल की वसूली नहीं होना सहित अन्य फायदे होने पर बिजली अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को वर्तमान समय से भी सस्ते दर पर बिजली मिल सकती है। इससे भी बड़ी और सुविधाजनक बात उपभोक्ताओं के लिए यह होगी कि जब उन्हें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी अधिक का रिचार्ज करा सकेंगे और जब भी बिजली की कम ज़रूरत होगी तो वे कम रुपए का रिचार्ज कराने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इसका फायदा घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर कृषि पंप और औद्योगिक संस्थान के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विषय में जानकारी यही मिल रही है कि यह मोबाइल टावर की सहायता से ऑपरेट किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं को मोबाइल में बिजली की खपत, बची हुई यूनिट की जानकारी मिलती रहेगी। जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा वैसे ही बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई शुरू करने के लिए फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। बिजली कंपनी के कार्यालय में प्रत्येक मीटर की खपत, उसके रिचार्ज की जानकारी अधिकारियों को मिलती रहेगी।